डियर स्टूडेंट, आपने इसके पहले पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हमने की थी 18वीं सदी के उत्तरार्ध में। फ्रांसीसी क्रांति समाज कैसे बना? 1774 में बूर्बो राजवंश की लुई 16वें ने फ्रांस की राजगद्दी संभाली। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना कब हुई और कैसे हुई। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना को कई तरीके से समझा जा सकता है। पहले तो आपको ये बता दें कि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की गतिविधियों घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों का शासक भी चिंतित थे, वे संतुष्ट नहीं थे। इसके बावजूद फ्रांस में जो कुछ घटित हुआ था उससे पड़ोसी देशों के राजा बहुत डरे हुए थे। यही कारण था कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बनाई। यह योजना सफल होती इससे पहले ही अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। नेशनल असेंबली द्वारा युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित करने पर प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए एकत्र होने लगे। युद्ध में भाग लेने के लिए कई उत्साहित स्वयंसेवी युवक कवि राजेट तिलाइल द्वारा रचित गीत मार्सिले गुनगुना रहे थे, और यही क्या था, अब फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया। क्रांति के कारण जनता में कठिनाइयों का अपरंपार क्षति हुई। इसके लिए उनको आर्थिक कठिनाइयां भी उठानी पड़ी। पुरुषों के युद्ध में भाग लेने के कारण रोजी रोटी की जिम्मेदारी स्त्रियों को संभालनी पड़ी। मोर्चाबंदी कई मुद्दों को लेकर थी। आजादी के एक बड़े भाग को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को जारी रखना चाहिए, क्योंकि सन 1791 के संविधान में केवल अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, आम लोग उससे वंचित थे, मतलब आम लोगों को ये अधिकार नहीं थे। उसी समय जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से में आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। सन 1791 के संविधान के प्रति आम जनता का असंतोष विचार विमर्श का मुद्दा बन गया। राजनीतिक अड्डे तो कई थे, किंतु इनमें से जैकोबिन क्लब सर्वाधिक सफल हो गया। इसका नामकरण पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ द जैकब के नाम पर हुआ था। इन गतिविधियों में महिलाएं भी सक्रिय थीं। इन्होंने भी अपने क्लब बना रखे। जैकोबिनों का हिंसक विद्रोह और मतदान के अधिकार का विस्तार होता चला गया। सन 1792 की गर्मी के दिनों में जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने भोजन के जो महंगी कीमती और अभाव से ग्रस्त पेरिस वासियों को साथ लेकर विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बना ली। ट्यूलेरिये एक के महल पर उन्होंने 10 अगस्त की सुबह हमला कर दिया। इस हमले में राजा के रक्षक मारे गए। राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखे रहे लोग। आगे चलकर नेशनल असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया। 21 वर्ष की आयु वाले सभी पुरुषों को मतदान देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, चाहे उनके पास कोई संपत्ति हो या न हो। नवनिर्वाचित असेंबली का जो है निर्माण हुआ, इसे कन्वेंशन नाम दिया गया। इसने 21 सितंबर 1992 को राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक फांसी दे दी गई। रानी मेरी एंतोनेट का भी यही हाल हुआ था। आतंक का राज शुरू हो गया। सन 1793 से सन 1794 तक के समय को आतंक का राज्य का युग कहा जाता है या कहा गया है।
रोबेस्पियर के नियंत्रण में दंड की कठोर नीति लागू हुई। उसकी दृष्टि में गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, जैसे कुलीन और पादरी, दूसरे राजनीतिक दलों के सदस्य तथा रोबेस्पियर की कार्यशैली से असहमति रखने वाले उसकी पार्टी के ही सदस्य इत्यादि, इन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता था और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया। न्यायालय में दोषी पाए जाने पर गिलोटिन मशीन द्वारा उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। गिलोटिन क्या था? गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते हुए तारों वाली एक मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर शरीर से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने नामक चिकित्सक ने सन 1789 में किया था, तो इसलिए इसे गिलोटिन मशीन कहा गया। रोबेस्पियर सरकार के कानून और उसका अंत हो गया। रोबेस्पियर की सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। पाव रोटी और मांस की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा नियत मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। तुलनात्मक रूप से महंगे और सफेद आटे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बोलचाल तथा संबोधन में भी बराबरी का नियम लागू करने का प्रयास किया गया। परंपरा में चले आ रहे मॉन्स्क्यूर, महाशय या मदाम महोदय जैसे शब्दों के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों को सितोयेन नागरिक और सितोयिन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को बहुत ही कठोरता से लागू किया। नीतियां इतनी सख्त थी कि इनके समर्थक भी सख्ते में आ गए और अंततः जुलाई में 1794 ईस्वी में न्यायालय द्वारा इसे दोषी ठहराया गया और अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रोबेस्पियर सरकार जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात सत्ता पुनः मध्य वर्ग के संपन्न लोगों के पास आ गई। नए संविधान के अनुसार संपत्ति विहीन लोगों को मत देने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। नए संविधान में 2 निर्वाचित विधान परिषदों का प्रावधान किया गया और जिसे डायरेक्टरी शासित फ्रांस के तहत जो मताधिकार से वंचित कर दिया गया था, इसमें डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि संपत्ति, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। अब प्रश्न ये उठता है, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी? जी हाँ, फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इनकी सक्रिय भागीदारी के कारण ही फ्रांसीसी समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गए। अधिकतर महिलाएं तृतीय स्टेट से संबंधित थीं। ये सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई जैसे कार्य करती थीं। बाजारों में फल, फूल और सब्जियां बेचती थीं और संपन्न घरों में काम किया करती थीं। अधिकतर महिलाएं अशिक्षित थीं। कुलीनों में, धनियों में की बेटियां ही कॉन्वेंट में पढ़ाई कर सकती थीं। महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की अपेक्षा कम होती थी। सन 1791 के संविधान ने फ्रांसीसी महिलाओं को निराश किया, जिसका मुख्य कारण इन्हें मताधिकार से वंचित रखा जाना था। अपने महिलाओं के राजनीतिक पदों की मांग की जाने लगी और अपने विचारों को विस्तारित करने के लिए इन्होंने महिला क्लब की स्थापना भी की, जिसमें लगभग 60 महिला क्लब अस्तित्व में आए, जो फ्रांस के विभिन्न शहरों में दी सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमन के नाम से जाना। सबसे प्रसिद्ध क्लब यही था, रिपब्लिकन वीमन वाला, जिसे दी सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमन के नाम से जाना गया और सबसे प्रसिद्ध ये क्लब था। महिलाओं ने समाचार पत्र भी निकाले। क्रांतिकारी सरकार द्वारा महिलाओं की दशा में बहुत सुधार किए गए, जिसमें
सुधार वाले कानून बनाए गए जिसमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया, जो अनिवार्य शिक्षा के रूप में था। उसमें सभी महिलाएं या लड़कियां सभी को शिक्षा समान रूप से प्राप्त करने का अधिकार था। और इस प्रकार से औरत और आदमी दोनों को अर्जी देने का अधिकार दिया गया। महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय भी चला सकती थी। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अब अगली सदी में भी अनेकों देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत में एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया और सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने यह मताधिकार हासिल कर लिया। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, जिसे जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गांडोलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी और कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। फ्रांसीसियों को जहां श्रमिकों की जरूरत थी, वहीं यूरोपियों द्वारा दूर देशों में जाकर काम न करने की इच्छा ने दासों का व्यापार प्रारंभ किया, जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मध्य शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी में इसे ही त्रिकोणीय दास व्यापार के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से जाने लगा? त्रिकोणीय दास व्यापार। फ्रांस के व्यापारी अपने पोतों को बंदरगाह के अफ्रीका तट पर ले जाते और वहां से स्थानीय सरदारों से दासों को खरीद फरोख्त करते थे और दासों को हथकड़ी लगाकर अटलांटिक महासागर के पास कैरिबियाई देशों को भेज दिया जाता था, जहां वे 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के बाद पहुंच जाते थे। दास प्रथा को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए गए, जिसमें फ्रांसीसी उपनिवेशियों ने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए जैकोबिन सरकार की क्रांतिकारी कदम उठाए। बाद में लंबी बहस के पश्चात नेशनल असेंबली द्वारा सन 1794 में दासता को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और सभी दासों को फ्रांस व इसके समुद्र पारी उपनिवेशों से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद सभी नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा पुनः बागान मालिकों को श्रमिकों की आपूर्ति के लिए दास प्रथा शुरू कर दी गई। ये दास अफ्रीकी नीग्रो के नाम से जाने जाते थे। स्थायी रूप से सन 1848 में ही फ्रांस के उपनिवेशों से दास प्रथा खत्म हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे क्रांति और रोजाना की जिंदगी। फ्रांस की क्रांति के बाद राजनीतिक गतिविधियों ने लोगों के दैनिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। सन 1789 से और उसके बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों एवं महिलाओं के जीवन में अनेक सुखद परिवर्तन आए। क्रांतिकारी विचारधारा वाली सरकारों ने विभिन्न कानूनों को बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों का दैनिक जीवन में समाहित करने का प्रयास किया। क्रांति के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति था। सेंसरशिप क्या होता है? सरकार द्वारा पुस्तकों, समाचार पत्रों एवं नाटकों आदि के प्रकाशन या प्रस्तुति से पहले की गई जो जांच पड़ताल होती है, उसमें क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, उसकी काट बिन, ये सब जो है उसे सेंसरशिप कहते हैं। इसकी समाप्ति थी। तो सम्राट के सेंसर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था किसी भी पुस्तक को या समाचार पत्र को। क्रांति के बाद स्थिति बदल चुकी थी। अधिकारों की घोषणा पत्र ने भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया और यह सामग्री तीव्रता से गांव और दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने लगी। इस सामग्री में फ्रांस में घटित हो रही घटनाओं और परिवर्तनों का उल्लेख होने के साथ साथ उनकी टिप्पणियां भी होती गईं। प्रेस की स्वतंत्रता से आशा यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार प्रकट किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का प्रयोग करके एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत करने का प्रयत्न किया करता था। नाटक, संगीत और
उत्सव वाले जुलूसों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेने लगे। यह राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के विचारों को समझने का बहुत सरल एवं लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि तत्कालीन समय में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी। आपने जैसे पहले पढ़ा कि लोगों को विद्यालय नहीं जा पाते थे, जो अमीर होते थे उन्हीं के बच्चे जो है कॉन्वेंट में पढ़ते थे। बाद में ये हुआ कि सभी लोग पढ़ने लगे, तो फिर भी उनकी संख्या बहुत कम थी। अतः पुस्तक और समाचार पत्र आदि बहुत कम ही लोग पढ़ पाते थे या समझ पाते थे। आपके एग्जाम में अक्सर आता है कि ओलंप दे गूज के बारे में कुछ बताइए। तो ओलंप दे गूज क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाने वाली एक महिलाओं में से वह एक थी। उसने संविधान एवं पुरुष एवं नागरिकों के अधिकार संबंधी घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि इस घोषणा पत्र में मनुष्य को प्राप्त मौलिक अधिकारों से महिलाओं को दूर रखा गया था। उन्होंने स्वयं महिलाओं और नागरिकों के अधिकार संबंधी घोषणा पत्र को सन 1791 में तैयार किया था और उन्होंने इसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों को भेजा। उसने इन लोगों से घोषणा पत्र पर कार्यवाही करने की मांग भी की। सन 1793 में उसने जैकोबिन सरकार द्वारा बलपूर्वक जबरदस्ती महिलाओं के क्लबों को बंद कराए जाने की आलोचना की। उनके ऊपर नेशनल कन्वेंशन ने देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। ये तो था आपका ओलंप दे गूज के बारे में परिचय। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा भी शुरू कर दी। पुराने राजवंशों का हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और एवं दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई और यूरोप के बाकी हिस्सों में उसकी मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैलने लगे। इसके कारण वहां सामंती व्यवस्था का विनाश होता चला गया और औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। इस प्रकार आपने इस अध्याय का अध्ययन किया, जिसमें फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी दशाएं थी। आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, दार्शनिकों का समान योगदान था, सामाजिक परिस्थितियां अलग अलग थीं, जनसंख्या में वृद्धि थी, तत्कालीन कारण भी बने। फ्रांस की क्रांति के परिणाम भी आपने पढ़े। जैकोबिन क्लब का निर्माण कैसे हुआ ये भी आपने देखा। प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध संघर्ष कैसे हुआ इसके बारे में भी आपने पढ़ा। इस प्रकार आतंक का साम्राज्य का अंत हो गया।